हेलो रोहन, वेलकम टू लाइक टेक एग्जाम स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग आपके आने वाले एग्जामिनेशन महाजन को ए और जे के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा कॉन्सिक्यूटिव थर्ड नंबर का सेशन है गाइस। इसके पहले अगर आपने 2 सेशन नहीं देखे होंगे तो उसके मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना के रखी है, उसको आप जाके फॉलो कर सकते हो। काफी इंपॉर्टेंट है इस पैटर्न को समझना। देखिए पैटर्न को समझिए, ये हमने इसलिए डाल के रखा है, काफी सारे एस्पिरेंट जो है, ऑब्वियस सी बात है कि जो एक एस्पिरेंट सीरियस है, वो चाहे वो असिस्टेंट इंजीनियर हो चाहे वो जूनियर इंजीनियर के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा हो, वो अच्छी तरीके से उनके प्रिपरेशन करें। चाहे आप सेल्फ स्टडी करो चाहे आप कोर्सेज से करो। लेकिन बात क्या होती है कि एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस का पैटर्न पूछा जाता है वो आजकल चेंज हो चुका है। पर्टिकुलरली अगर हम लोग बात करें तो आईबीपीएस का जो पैटर्न है वो सेट ऑफ पैटर्न से बदले थोड़ा सा यूनिक पैटर्न रहता है, और किस तरीके से अप्रोच रहना चाहिए आपको आपके एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए, ये हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हर क्वेश्चन के साथ में। तो जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये आपको मैं पॉसिबिलिटीज बताऊंगा। अच्छी तरीके से सेशन को देखना है, एंड टू एंड आपको छोटी से छोटी चीज़ें आपको नोट डाउन करके रखनी है, ठीक है। और मीन वाइल जो भी मैं आपको सेशन बताऊंगा, ठीक है, जो भी रिकमेंडेड सेशन बताऊंगा वो आपको अच्छी तरीके से वॉच करना होगा। सो अभी हम लोग हमारे सेशन को शुरू करते हैं गाइस। देखिए सबसे पहले तो प्रीवियस सेशन का क्वेश्चन हम लोग उसका करेक्ट आंसर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट डज नॉट हैव अ डैश टॉर्क। ये जो क्वेश्चन पूछने का हमने काफ़ी, हालांकि आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पूछने का हमारे पास मकसद यही था कि हम लोग इससे ये जान सके कि आपके इसकी जो एबिलिटी है कॉम्प्रहेंशन हम लोग परखना चाहते थे। और काफी सारे एस्पिरेंट ने इसका करेक्ट आंसर मार्क करके रखा है, डैम्पिंग, ठीक है। काफी सारे लोग जो है, ठीक है, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट डज नॉट हैव अ डैम्पिंग टॉर्क, यही आंसर मार्क करके है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ यहीं पे आपकी गलतियां होती है, ऐसे छोटे छोटे जो बेसिक। एक बात ध्यान में रख लीजिएगा, अभी जो ट्रांसको का एग्जामिनेशन होता है, जितना बेसिक पेपर रहेगा आपका उतना आप कंफ्यूज हो क्या हो गया, और उतना ही ज़्यादा आपका कट ऑफ भी लो डाउन हो सकता है। ध्यान में रखिएगा, हम लोग बेसिक पेपर रहने के बाद में 2 से 3 क्वेश्चन जो है एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करके आए थे, लेकिन इस एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करने के चक्कर में हमारा स्कोर उसमें डाउन चला जाता है। अगर मान लो एक क्वेश्चन जो है 2.2 मार्क्स का होता है, ठीक है, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो तो आप मान लो 4.4 मार्क्स आपने क्वेश्चन का तो लूज कर ही दिया, प्लस इसके साथ इंटू 0.25 वो भी आपने इसका लूज करा दिया। तो ये बात समझ लीजिएगा, एक 2 से 3 क्वेश्चन के पीछे आप डबल से ज़्यादा आप मार्क्स लूज करके आते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। अब देखिए अभी तक इसका सेट ऑफ जो आज की डेट में जो है महाजन को ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है, दैट मीन्स एग्जामिनेशन पैटर्न अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। प्रीवियसली जो हुआ था वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो काफ़ी सारे एस्टिमेट उसके बारे में भी थी। लेकिन अगर आप नेगेटिव को कंसिडर करके प्रिपरेशन करते हो तो वो काफ़ी अच्छी बात रहेगी, ठीक है। अगर वो नहीं आता है तो वो तो आपके लिए एक एडेड एडवांटेज रहेगा। अब देखिएगा इस इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट में डैम्पिंग टॉर्क तो नहीं रहता है, लेकिन कंट्रोलिंग टॉर्क भी नहीं रहता है। ये भी बात ध्यान में रखनी होगी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें सिर्फ 2 ही एस्पिरेंट ने दिया है, जो हमने इस प्रीवियसली सेकंड नंबर के सेशन में पूछा था, वह है प्रशांत कुमार एंड धीरज। सो शॉर्ट आउट टू यू गाइस, यू द टॉप 2 स्टूडेंट जिन्होंने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है। ओके, अब देखिए गाइस काफी सारे एस्पिरेंट ने इसका जो आंसर है वो डैम्पिंग मार्क करके है। देखिए इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट में जैसे कि हमारे पास इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, इसके अलावा भी हमारे पास में एक इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब इसके नाम में लिखा है इंडिकेट करता है वो, ठीक है, कि कितना वोल्टेज है कितना करंट है, वो सिर्फ इंडिकेट कराने का काम करता है। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट में जो वैल्यू होती है वो मल्टीप्लाई रहती है टाइम के साथ में, ठीक है। दैट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये वैल्यूज कैलकुलेट होती है। तो ये बात ध्यान में रखना होगा, वहाँ पे हमारे पास कंट्रोलिंग और डैम्पिंग ये दोनों भी टॉर्क नहीं रहते, ठीक है। बढ़ते हुए हमारे क्वेश्चन की ओर गाइस और शुरू करते हैं हमारे सेशन को। देखते हुए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, द एल इक्विवेलेंट फॉर द सर्किट शोन इन द गिवन फिगर इज। काफी सिंपल से क्वेश्चन है गाइस, देखते बराबर जितने बेसिक क्वेश्चन रहेंगे उतना ही जल्दबाजी नहीं करना है गाइस आपको, कि अच्छी तरीके से एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना है, ठीक है, अगर आपको आता है। देखिए यहाँ पे एक इंडक्टर का सीरीज में कनेक्शन है, ठीक है, आप देख सकते हैं। लेकिन ये कनेक्शन किस तरीके से, इसका जो फ्रेमिंग किस तरीके से लगा है, इसका जो अरेंजमेंट किस तरीके से, आप यहाँ पे L2 और ये आप देख सकते हो L1, ठीक है, 2 कॉइल्स बताए गए। और यहाँ पे जो L1 है, ओके, इसका जो अदर एंड है वो यहाँ पे L2 के इसमें कनेक्टेड है। अगर हम लोग इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहे तो यहाँ पे हमारा एक डॉट हो सकता है। ये मान लो L1 हमने यहाँ पे ले लिया, ये L1 का जो अदर एंड है यहाँ पे हमने दूसरा इस एंड में कनेक्ट कर दिया। लेकिन जहाँ पे और दूसरा एंड कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे भी हमारा एक सेकंड डॉट मार के मेंशन कर दिया और ये L2 हो गया, ओके। हालांकि करंट इस तरीके से फ्लो हो या फिर एक इस डायरेक्शन से फ्लो हो, लेकिन इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट रहेगा, ये जो L इक्विवेलेंट रहेगा, अब आप इससे नोट कर सकते हो, ठीक है। इस पोलैरिटी जो डॉट मार्किंग मेंशन करके रखा है, इससे आप पता कर सकते हो कि ये एडिटिव पोलैरिटी का इक्वेशन यहाँ पे बनेगा। दैट मीन्स L इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू L1 प्लस L2 प्लस ट्वाइस ऑफ एम, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो भी हमारे पास ऑप्शन सी में गिवन है, ओके। अब देखिएगा यहाँ पे अगर जो डॉट मार्किंग है
या आपका कुछ यहाँ पे रहता तो हमारा सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी का रहता था। यहाँ पे जो है प्लस है, प्लस की जगह हमारे पास में 2 माइनस ऑफ 2m रहता था। ठीक है, m क्या है हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस है इन दोनों के बीच का। अब देखिए गाइस होता क्या है यहाँ पे, अगर चाहे आपको पैरेलल में भी दे दे, यहाँ पे हमने तो सीरीज के कॉम्बिनेशन बता दिए, लेकिन होता क्या है कि इसकी जो कनेक्शन डायग्राम कुछ इस तरीके से घुमा फिरा के आपके दे देते, और हम लोग इसको पैरेलल में कंसिडर करके वो हमारा इसका जो व्हेन टू इंडक्टर्स आर इन पैरेलल उसका फॉर्मूला लगा देते। तो ये बेसिक से जो मिस्टेक्स होती है ना वो आपको बिल्कुल नहीं करनी, यही हमें समझाना चाहता हूँ इस क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ गया था। इसका पैरेलल का भी इक्वेशन आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाइएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग फॉर द एबीसीडी पैरामीटर्स। अभी एबीसीडी पैरामीटर्स ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर्स काफ़ी ज़्यादा पूछे गए थे ट्रांसको के एग्जामिनेशन में। ठीक है, जितने सारे एस्पिरेंट्स प्रिपेयर करें उनको ऑलरेडी पता होगा। अब देखिएगा एबीसीडी पैरामीटर्स को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, V1 इज इक्वल टू, ठीक है, AV2 माइनस BI2, और I1 विल बी इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, CV2 माइनस DI2। ठीक है, ये होता है हमारे पास में ABCD पैरामीटर्स। ओके, तो ये हो गया हमारे पास में इसके इक्वेशन पर्टिकुलरली। अब देखिए यहाँ पे जो A और C, ठीक है, जब हमारे पास में आउटपुट करंट ये जो I2 है ये जब जीरो रहेगा, I2 जब जीरो रहेगा तब हमारे पास में ये जो A पैरामीटर रहेगा ये रहेगा हमारे पास V1/V2। इस केस में ये हमारा कौन सा रहेगा, ये रहेगा हमारे पास में वोल्टेज रेशियो का। ठीक है, पैरामीटर B की बात करते हैं तो वो रहेगा हमारे पास में I1/V2। ठीक है, ये क्या रहेगा, ये हमारा रहेगा एडमिटेंस। ओके राइट, अगर हमारा ये I2 जीरो है, अब हम लोग सेकंड केस में कलर चेंज कर देते हैं। राइट, अब देखिए अगर हमारे पास में V2 जीरो रहता है, ठीक है, इफ V2 इज कंसिडर्ड एज अ जीरो, इस केस में हमारे पास में जो B पैरामीटर रहेगा ये रहेगा हमारे पास V1, ठीक है, माइनस V1/I2। ठीक है, ये रहेगा हमारे पास में इम्पिडेंस, और यहाँ पे हमारे पास में जो D का पैरामीटर रहेगा, D पैरामीटर रहेगा वो क्या रहेगा हमारे पास माइनस ऑफ I1/I2। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती है गाइस, हम लोग इसको टेकन फॉर ग्रांटेड कंसिडर करके, ठीक है, एग्जामिनेशन में चले जाते हैं, लेकिन यहीं पे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, D पैरामीटर हो गया माइनस I1/I2, ये हो गया हमारे पास करंट रेशियो। अब देखिएगा इस केस में यहाँ पे जो हमने अभी इसका सोल्यूशन निकाला है, ओके, तो यहाँ पे जो A है ये क्या हो गया हमारे पास में, ये हो गया हमारे पास वोल्टेज रेशियो। ओके, तो A का जो मैच हो गया D, ऑप्शन हमारे पास सिर्फ B में गिवन है, डायरेक्टली करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हो। काफ़ी कबार होता है कि आपका स्मार्ट अप्रोच भी आपको एग्जामिनेशन को क्लियर कराता है, नॉट नेसेसरीली अगर आपको कन्फ्यूजन भी हो रहा होगा तो आप बाकी ऑप्शन भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो A का D हो गया, 2 का C, ठीक है, इम्पिडेंस, B पैरामीटर इज फॉर इम्पिडेंस, आप देख सकते हो। ठीक है, ये जो C रहेगा, ठीक है, ये C दैट मीन्स थर्ड जो रहेगा ये रहेगा हमारे पास में A एडमिटेंस, C आपने देखा होगा। ठीक है, यहाँ पे C चाहिए था। ठीक है, C इज इक्वल टू I1/V2 एडमिटेंस। ठीक है, हमने गलती से अभी B लिख लिया था। ठीक है, C इज इक्वल टू I1/V2, ये हो जाएगा हमारे पास में एडमिटेंस। राइट, और D जो होगा ये हमारा करंट रेशियो हो जाएगा, D विल बी B। ठीक है, फोर्थ का आपका B हो जाएगा। इस तरीके से होता क्या कि हमारे पास पता होते हुए भी हमारे पास इस तरीके से ऑप्शन होते तो हमें हर एक ऑप्शन को चेक करना रहता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका जो कंज्यूम होता है टाइम। ठीक है, तो जितना आप क्विकली अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को माइंड में रख पाओगे उतना ही आप इसको क्वेश्चन को अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन B विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following consists of a layer of metal at the top named as a gate, silicon dioxide layer below it and a semiconductor substrate as a bottom most layer? सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, मैंने आपको यही सारे क्वेश्चंस को अप्रोच बताना चाहता हूँ। होता क्या है कि आपको मल्टीपल स्टेटमेंट बताए जाते हैं जिससे कि आपका टाइम, ठीक है, और आपकी एनर्जी कंज्यूम हो। ठीक है, इसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए भी आपको टाइम लगता है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, इसमें होता है कि आपका जो टाइम है क्विकली कंज्यूम होने के बाद आपके पास रिमेनिंग टाइम बचता नहीं है हमारे नॉन टेक्निकल सेक्शन को सॉल्व करते हुए। अगर आपने नॉन टेक्निकल को इग्नोर करा दिया, आज से मैं मेंशन करा देगा, इसका आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सिग्निफिकेंट है। ठीक है, आपको नॉन टेक्निकल के अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, उसका भी मैं आपको गाइडेंस कराने वाला हूँ, डोंट वरी। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे बोला क्या गया था क्वेश्चन में, इसमें से क्या है, कौन सा ऐसा एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जहाँ पे हमारे पास लेयर रहती है टॉप पे, जिसका हम लोग गेट का टर्मिनल फॉर्म करते हैं, उसके नीचे सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर रहते हैं और एक सेमीकंडक्टर सबस्ट्रेट रहता है बॉटम मोस्ट लेयर में। तो यहाँ पे हमारे पास में JFET, BJT काफ़ी सारे ऑप्शन हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, फेट भी एलिमिनेट हो सकता है। JFET होता है, MOSFET होता है, DMOSFET। अब हम लोग JFET भी एक पॉइंट पे एलिमिनेट करा देंगे। जो एलिमिनेशन मेथड है इससे हम लोग देख रहे हैं। अगर अब किसी को पता है डायरेक्टली पढ़ के समझ गए, ठीक है, कि यहाँ पे हमारे पास गेट होता है, ठीक है, ये हो गया गेट टर्मिनल, इसके बाद में हमारे पास में SiO2 लेयर रहती है,
ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद में हमारे पास सबस्ट्रेट रहता है, ठीक है। तो ये किसका हमारा ये हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारे पास में मॉसफेट का, ठीक है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का एक हमारा ये हो गया, ओके, लाइक कंस्ट्रक्शनल फिगर हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा इसका कंस्ट्रक्शनल फिगर। अब देखिए गाइस, यहाँ पे ऑप्शन में आप मार्क कर सकते हो कि डी मॉसफेट क्यों नहीं है। इसका आंसर डी मॉसफेट क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डी मॉसफेट में क्या होता है, एक हमारे पास में डिप्लीशन रीजन, ठीक है, एक हमारे पास में एक चैनल फॉर्म हो जाता है यहाँ पे इस तरीके से, राइट। वो जो चैनल फॉर्म होता है यहाँ पे हमें नहीं, डायरेक्टली हमें क्या बताया था कि एक सिर्फ गेट है, SiO2 लेयर है, और उसके डायरेक्टली बिलो जो है वो हमारे सबस्ट्रेट है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा सिर्फ मॉसफेट, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। और यही सारे ऑप्शन में, ये 2 ऑप्शन में हम लोग कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और यहाँ पे गलत आंसर मार्क करके आते गए, ठीक है। तो ये आपको अवॉइड करना है। इसीलिए आपको जिस तरीके से भी आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, अभी आप देखिएगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ भी नहीं पूछा गया था रिसेंटली ट्रांसको के एग्जामिनेशन में, तो आप ऐसा मत कंसिडर कीजिएगा अभी पूछा नहीं जाएगा, उसको भी रिविजन करते रहिएगा, ठीक है। नॉट नेसेसरीली कुछ पॉइंट्स डेफिनेटली पूछ जाते हैं, ओके। तो इसके अकॉर्डिंगली आप पैटर्न को समझना होगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन फ्रेम करके पूछे जा सकते, ठीक है। प्रीवियसली ESE के क्वेश्चंस को भी आपको अच्छी तरीके से फॉलो करना होगा, ओके। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। क्वेश्चन काफी सिंपल है। इन अ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन द अल्फा ऑफ द ट्रांजिस्टर इज 0.99। अल्फा का वैल्यू बताया गया 0.99 है, ठीक है। इट्स कलेक्टर करंट इज 1 मिली एम्पियर, ठीक है। कलेक्टर करंट का भी वैल्यू हमारे पास में बताया गया, ठीक है, विच इज IC इज इक्वल टू 1 मिली एम्पियर, राइट। एंड द कलेक्टर टू बेस करंट विथ इमिटर ओपन इज 1 माइक्रो एम्पियर। अभी इसका मतलब क्या होता है, कलेक्टर टू बेस करंट विथ इमिटर ओपन, इसका मतलब होता है ICBO, ठीक है। इसका वैल्यू जो होता है वो होता है ICBO विच इज इक्वल टू 1 माइक्रो एम्पियर, राइट। अब देखिएगा इस केस में हमें पूछा गया कि द वैल्यू ऑफ बेस करंट विल बी व्हाट, ओके। तो अब इस केस में जो होता है, हमें जो एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो कौन सा फॉर्मूला है, वो है हमारे पास में IC इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा IB प्लस 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा ICBO, राइट। अब देखिए IC का वैल्यू जो है हमारे पास में हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 × 10⁻⁻³ अल्फा का वैल्यू कितना है 0.99 अपॉन 1 माइनस 0.99 मल्टीप्लाइड बाय IB प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 0.99 मल्टीप्लाइड बाय ICBO, ओके। ICBO का वैल्यू कितना था 1 माइक्रो एम्पियर, 1 × 10⁻⁻⁶, ठीक है। इसको अगर आप कंप्लीटली सॉल्व कर लेते तो तब जाके आपका IB का जो वैल्यू आता है वो आता है 9 माइक्रो एम्पियर्स, नियरली इक्वल्स टू 9 माइक्रो एम्पियर्स आता है, ठीक है। आप कंसिडरेशन कर लीजिएगा, ओके। अब देखिए यहाँ पे हमने फॉर्मूला भी पता था हमारे पास में, एक चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। गलतियाँ कहाँ पे होती है वो मैं आपको मेंशन कर रहे थे, तो सो दैट हम लोग गलतियों को ही एलिमिनेट करा सके एग्जामिनेशन में। ये तो आपको फॉर्मूला सभी को पता था, ठीक है। ये अल्फा का वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं, बीटा का वैल्यू किस तरीके से, गामा का वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं, इंटरडिपेंडेंसी क्या होती है, ये भी हमें ऑलरेडी पता होता है। अब सबसे ज़्यादा मेजरली प्रॉब्लम आता है इसको सॉल्व करने के लिए। काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स का जो फंडामेंटल वीक होता है, अब वीक क्यों होता है, हमें सबसे ज़्यादा आदत होती है वो होती है कैलकुलेटर के। डायरेक्टली हम लोग कैल्शियम में इसका जो वैल्यू है आंसर सब्स्टिट्यूट करके, जब हम लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं तब हम लोग इसको डायरेक्टली कैल्शियम में सब्स्टिट्यूट करके इसका IB का वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। बट ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, ठीक है, जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे होगे, मैं रिकमेंड करना चाहूँगा स्ट्रांगली कि आप इसको खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। 0.09 मल्टीप्लाइड बाय 0.11 इस तरीके से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 0.006 मल्टीप्लाइड बाय 0.04 इस तरीके से इसका वैल्यू निकाल लीजिएगा। होता क्या, डेसिमल वैल्यू को फाइंड आउट करते हुए आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाता है, और यहाँ पे अगर आपका वैल्यू गलत आ गया तो आपने चाहे जितना आंसर करेक्ट निकाल लिया, यहाँ पे ऑप्शन में वो जो रॉन्ग आंसर है वो प्रेजेंट रहता है, और हम लोग हमारा सबसे पहला वही ऑप्शन रहता है, हम लोग डायरेक्टली मार्क करके आगे बढ़ जाते हैं। और हमें जब पता चलता है कि एग्जामिनेशन में इसका आंसर दूसरा था, तो यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट होता है। देखिए एक चीज़ मैं मेंशन कर रहा था, तो इस पर्टिकुलरली एग्जामिनेशन के लिए अगर हम लोग बात करते हैं, अगर मान लो 50 क्वेश्चन का सेट पूछा गया, ठीक है, जो कि आपको 2.2 मार्क्स एक सिंगल क्वेश्चन को दे रहे हैं, ठीक है। अगर 110 मार्क्स के लिए 50 क्वेश्चन पूछेंगे तो आप समझ जाइएगा एक एक क्वेश्चन का सिलेक्शन आपका, और एक एक क्वेश्चन आपका गलत होना या फिर सही होना, वो आपका सिलेक्शन दिला भी सकता है या फिर सिलेक्शन आपको छीन भी सकता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखनी होगा, इस सीरियसनेस को ही आपको देख के आपका पेपर का एक्यूरेसी मेंटेन करना होगा। और काफ़ी सारे एस्पिरेंट हमें इस मॉक टेस्ट के लिए पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो काफ़ी जितने भी एस्पिरेंट्स इंटरेस्टेड है मॉक टेस्ट के लिए, तो मुझे येस या फिर नो करके मुझे बताइए कि येस वी वांट मॉक टेस्ट, मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं आपको जल्दी से जल्दी इसका शेड्यूल रिलीज करा दूंगा बिफोर एग्जामिनेशन
काफ़ी अच्छी तरीके से आपकी प्रिपरेशन भी हो सकती है। ठीक है, सो बढ़ते हैं अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, देखिएगा जरूर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द हॉल इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे हॉल इफेक्ट से रिलेटेड हमें स्टेटमेंट पूछा गया। ओके, अब देखिए मेजरली जो है इसका हॉल इफेक्ट का हमें तो पहले प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ये पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि जब भी हमारा जो एक प्रोसेस है, दैट मीन्स जब हमारा ट्रांसफर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डेवलप हो जाती है एक सॉलिड मटेरियल में। ठीक है, सॉलिड मटेरियल में जिसमें एक वो अगर करंट कैरी कर रहा होगा तो राइट, तो ये जब भी हम लोग प्लेस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में जो कि परपेंडिकुलर रहती है करंट में, तो जो हॉल इफेक्ट जो है उस केस हम लोग को कह सकते हैं। दैट मीन्स जो उसका हम प्रिंसिपल इफेक्ट अगर की बात करें तो जब भी हमारा एक मान लो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर या फिर हम लोग कह सकते हैं सेमीकंडक्टर हो सकता है, वो हम लोग परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के तरफ हम लोग उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं, फिर उसके अंदर कोलाइड कराते हैं, तो उस केस में वोल्टेज जो है हम लोग मेजर कर सकते हैं एट अ राइट एंगल टू द करंट पाथ। ओके, तो ये जो इफेक्ट रहता है, ठीक है, ये जो इफेक्ट रहता है ऑब्टेनिंग अ मेजरेबल वोल्टेज, उसको हम लोग कहते हैं हॉल इफेक्ट। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है, 4 स्टेटमेंट बताए गए। अभी आपको इससे कंफ्यूजन नहीं होना है, ये एसी का क्वेश्चन था, तो ये आपको ये ध्यान में रखना होगा कि इस तरीके से पैटर्न आपको बन सकता है एग्जामिनेशन में, जहाँ पे आपको मल्टीपल स्टेटमेंट दिए जाए और यहाँ पे इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है, ऐसा भी आपको ऑप्शन में रह सकता है। अब देखिएगा, इस हॉल इफेक्ट इज यूज टू डिटरमाइन वेदर अ सेमीकंडक्टर इज एन टाइप और पी टाइप। ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है हमारा, राइट। टू फाइंड द कैरियर कॉन्सेंट्रेशन को पता करने के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं इसको। मेजरिंग द कंडक्टिविटी सिग्मा मोबिलिटी माइक्रो म्यू कैन बी कैलकुलेटेड, करेक्ट है ये भी स्टेटमेंट हमारा। एंड हॉल इफेक्ट कैन बी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू मैग्नेटिक फील्ड मीटर। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ठीक है, कुछ जो एप्लीकेशन है गाइस हॉल इफेक्ट के, वो आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए, वो आपको डेफिनेटली एग्जामिनेशन में बन सकते हैं, राइट। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नॉट नेसेसरीली इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, लेकिन आपको जो मैंने सेट ऑफ पैटर्न बता दिया है वो आपको अच्छी तरीके से पता होना जरूरी है, राइट। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, काफी सिंपल है, मटेरियल साइंस की क्वेश्चन है बेसिकली। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मटेरियल से रिलेटेड। नाइक्रोम इज एन अलॉय ऑफ, ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि नाइक्रोम में जो है मैग्नीज रहता है 1%, 1.5%, निकल की मात्रा रहती है 75 से लेकर 78% के बीच में, क्रोमियम रहता है बिटवीन 20 to 23% एंड लिटिल परसेंटेज ऑफ आयन। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिएगा, नाइक्रोम को डायरेक्टली भी आपको ऑप्शन में रह सकता है कि ये किसका प्रोडक्ट है, तो आपको परसेंटेज ना रहते हो, डायरेक्टली मैग्नीज, निकल एंड क्रोमियम, ये आपको 3 वैल्यूज पता होनी चाहिए। उस तरीके से बाकी भी हमारे पास सिल्वर, ब्रॉन्ज वगैरह, ब्रॉन्ज रहता है, ठीक है, ब्रास रहता है, ठीक है, और उसके बाद निकल, स्टील रहता है, तो ये भी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए वो किससे कौन से मटेरियल से बने रहते करके। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी लो रहती है गाइस, ओके। इसका एप्लीकेशन के लिए अगर हम लोग बात किया था, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई रहता है, ओके, ध्यान में रखिएगा। इसीलिए हम लोग इसको जो है एज अ हीटिंग एलिमेंट करके यूज़ करते हैं, जैसे कि ओवंस हो गया, हेयर ड्रायर्स हो गया, ओके, या फिर अगर हम लोग बात करें तो वाटर हीटर में भी हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, ओके। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग टू द बंडल कंडक्टर्स। एक क्वेश्चन जो पूछा गया था गाइस हमें रिसेंटली एग्जामिनेशन में बंडल कंडक्टर से रिलेटेड, जो हमने कोर्स में भी और हमने रेगुलर सेशन के अंदर भी पढ़ा है, ठीक है, जहाँ पे आपको n नंबर ऑफ स्टैंड्स के लिए उसका इक्वेशन पूछा गया था। काफी सिंपल सा इक्वेशन था गाइस, आपको उसको रिवर्स इंजीनियरिंग लगा के भी आप उसका आंसर निकाल सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला भी नहीं पता है तो, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि अगर हमारे पास में n लेयर ऑफ कंडक्टर्स है, ठीक है, तो ये इसमें नंबर ऑफ स्टैंड्स कितने हो गए वो हम लोग भी निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग टू द बंडल ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है वोल्टेज स्ट्रेस एट द कंडक्टर सरफेस इज रिड्यूस बाय यूजिंग बंडल कंडक्टर्स, करेक्ट है। बंडलिंग ऑफ कंडक्टर से हमारा जो वोल्टेज स्ट्रेस रहता है कंडक्टर सरफेस से हम लोग उसको रिड्यूस कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट हमारा एक्यूरेट है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में कोरोना लॉस इज स्मॉलर बाय यूजिंग बंडल कंडक्टर्स। जो कोरोना लॉस है वो हमारा लेस हो जाता है, ठीक है, कम हो जाता है, मिनिमाइज होता है बाय यूजिंग बंडलिंग ऑफ कंडक्टर। ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास में करंट कैरिंग कैपेसिटी इज डिक्रीज्ड इन अ बंडल कंडक्टर्स एज कंपेयर्ड विद अ सिंगल कंडक्टर ऑफ इक्विवेलेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। देखिएगा बोला क्या गया है कि करंट कैरिंग कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है बंडल कंडक्टर में, ये गलत हो जाएगा। इससे क्या होता है, हालांकि वो इंक्रीज हो जाती है, तो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखिएगा इस केस में अगर हम लोग बंडलिंग ऑफ कंडक्टर की बात करें तो यहाँ पे जो इंडक्टेंस होता है, ठीक है, जनरली, तो इसमें पर्टिकुलरली अगर हम बात किया जाए तो इसका जो GMR है, ठीक है,
वो हमारा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इंडक्टेंस जो है रिड्यूस होता है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन जो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। L इज इक्वल्स टू म्यू ज़ीरो अपॉन 2 पाई, ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ GMD अपॉन GM और, ठीक है, हेनरी पर मीटर पर फेज, राइट। तो जो है बंडलिंग ऑफ कंडक्टर से हमारा जो GM आ रहा है आप देख सकते हो डिनोमीटर में, वो हमारा इंक्रीज हो जाता है। सो L जो है वो हमारा डिक्रीज हो जाता है इस केस में। तो एडवांटेजेस भी आपको इसको अलग अलग पता होनी चाहिए, जरूरी है। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। द लाइन हैविंग अ बंडल कंडक्टर इज लेस लायबल टू कॉज रेडियो इंटरफेरेंस। इसका मतलब यही होता है कि लेस लायबल मतलब कि वो जिम्मेदार नहीं रहती, ठीक है। दैट मीन्स रेडियो इंटरफेरेंस जो होता है, आपको पता है एक हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन अगर रेडियो इंटरफेरेंस जो हमारे टेलीकम्युनिकेशन लाइंस के अगर आसपास जाती है तो ड्यू टू ऑफ प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट उसमें हमारे पास रेडियो इंटरफेरेंस होता है। तो जो इसके कारण बंडलिंग ऑफ कंडक्टर्स करते हैं तो ये काफ़ी कम लायबल रहता है हमारी रेडियो इंटरफेरेंस कराने के लिए। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पे। ऑप्शन सी विल बी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द अबव। सो अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, हीटर एलिमेंट is made up of nichrome wire having a resistivity equals to the 100 into 10 raised to the minus 8 ohm meters. The diameter of wire is 0.4 millimeter and the length of the wire is required to get resistance of 40 ohms and 1000 watt is watt, ठीक है। अब देखिएगा रेजिस्टिविटी का भी वैल्यू बताया गया। दैट मीन्स रेजिस्टिविटी हम लोग किस में लिख लेते हैं, रो में, राइट। अब हमारे पास में जो है एरिया भी बताया गया, किसके कारण हम लोग एरिया निकाल सकते हैं, डायमीटर के डायरेक्टली बता होने से, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया विल बी इक्वल्स टू पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर। तो डी कितना है हमारे पास में, 0.4 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस, ये तो हो गया हमारे पास मीटर में, इसको स्क्वायर के, क्योंकि mm है तो हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, वो कौन से फॉर्मूले से निकालते हैं, R इज इक्वल्स टू रो L बाय ए, राइट। तो जो रो का वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेट मी चेंज द कलर सो दैट यू वोंट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है। वो हो जाएगा हमारे पास में 100 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -8 इंटू L डिवाइडेड बाय पाई बाय 4 इंटू 0.4 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -3 रेज़्ड टू पावर 2, ठीक है। इससे हम लोग जो L का वैल्यू आता है, यहाँ पे रेजिस्टिवेशन भी हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा देते हैं, ठीक है। वो है हमारे पास 40 ओम्स का है, ओके, 40 ओम्स। तो जाके हमारे पास में जो लेंथ है इसका हम लोग डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं, जो हो जाएगा हमारे पास 5 मीटर्स। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। मैं आपको बार बार बताना चाहूँगा इस, अगर आपको इस तरीके से न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करने के लिए दिक्कत जा रही होगी तो इसका भी मैंने सेशन डाल के रखा है, ठीक है। हाउ टू सॉल्व क्विकली करके हमने एक सेशन बना के रखा है, उसके लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, उसको आप जाके अच्छी तरीके से वॉच कीजिएगा। डेफिनेटली आपके इसको किस तरीके से अप्रोच किया जाए, किस तरीके से हम लोग रिड्यूस करके सॉल्व कर सकते हैं, ये मैंने वहाँ पे बता दिया है आपको, ओके। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग टू द लैप एंड वेव वाइंडिंग, ठीक है। लैप और वेव वाइंडिंग से रिलेटेड इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है बोला गया। पहला स्टेटमेंट है लैप वाइंडिंग इज सुटेबल फॉर लो वोल्टेज बट हाई करंट जनरेटर्स, ठीक है, करेक्ट है। जो लैप वाइंडिंग होते हैं, ठीक है, वो हमारी लो वोल्टेज हाई करंट जनरेटर्स के लिए यूज किया जाता है, स्टेटमेंट करेक्ट है हमारा। देखिए पूछा गया है वो भी हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, नॉट करेक्ट का वैल्यू पूछा गया, नॉट करेक्ट पूछा गया। नेक्स्ट है वेव वाइंडिंग इज यूज फॉर हाई वोल्टेज एंड लो करंट मशीन्स, स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर आपको एक भी पता है दूसरा आप उसका वाइस वर्सा निकाल के बता कर सकते हो। व्हेन लार्ज करंट्स आर रिक्वायर्ड इट इज नेसेसरी टू यूज लैप वाइंडिंग, करेक्ट है। जब हमारे पास लार्ज करंट की रिक्वायरमेंट है तो हम लोग लैप वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं, जस्ट लाइक द सेम ऑप्शन ए, ठीक है। बट यहाँ पे बताया गया लैप वाइंडिंग इज सुटेबल फॉर हाई वोल्टेज बट लो करंट जनरेटर्स, ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा इस केस में, नॉट करेक्ट ये हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। अब देखिए गाइस, आपको जो वेव वाइंडिंग का भी हमें पूछा सकता है कि वेव वाइंडिंग को हम लोग क्या कहते हैं, वेव वाइंडिंग को हम लोग सीरीज वाइंडिंग भी कहते हैं, ये भी बात ध्यान में रखना होगा, सीरीज वाइंडिंग करके भी कहते हैं गाइस, ओके। और जो पर्टिकुलरली जो लैप वाइंडिंग है हमारी, ठीक है, लैप वाइंडिंग को हम लोग उसका जो अल्टरनेट नेम होता है, ठीक है, उसको हम लोग मल्टीपल वाइंडिंग भी करके कहते हैं, ठीक है। तो ये भी बात ध्यान में रखना होगा, दोनों भी चीज़ आपको अच्छी तरीके से नोट डाउन करके रखनी होगी। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। Next question is, in the given figure, find the value of load resistance RL for which power transfer to the load is maximum. हमें पूछा गया कि find the value of load resistance RL, ठीक है। इस RL का वैल्यू पता करना है जब हमारा पावर जो है ट्रांसफर होगा टू द लोड इज मैक्सिमम, ओके। अब देख लीजिएगा इस, ठीक है, इसको हम लोग थेवेनिन रेजिस्टेंस से निकाल सकते हैं, ठीक है।
जो भी वोल्टेज और करंट सोर्स है हम लोग रिप्लेस करेंगे ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट रिस्पेक्टिवली। अब देखिएगा ये जो करंट सोर्स है, ठीक है, ये हमारा ओपन सर्किट हो जाएगा इस केस में। ओके, यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स है ये हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे करंट सोर्स भी हमारा ओपन सर्किट हो जाएगा। तो इस केस में जो है हमारे पास में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या बताता है हमारा, कि जो हमारा सोर्स है वो मैक्सिमम पावर डिलीवर करेगा लोड को, ठीक है, ओनली व्हेन जब हमारा लोड रेजिस्टेंस, ठीक है, थेवेनिन इक्विवेलेंट के बराबर रहेगा, ठीक है, इक्वल्स टू सोर्स रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। व्हेन आर एल इज इक्वल्स टू आर एस, हम लोग कह सकते हैं कि सोर्स रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो हम लोग इस केस में हम लोग थेवेनिन रेजिस्टेंस को आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, तो इस केस में हम लोग जैसे ओपन कर दिया इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, ओके, और यहाँ पे भी ओपन सर्किट कर दिया, तो हमारा सर्किट कुछ इस तरीके से बन सकता है इक्विवेलेंट, राइट। ये हो गया हमारे पास में 4 ओम्स, ये हो गया हमारे पास में 6 ओम्स, और ये हमारे पास में 2 ओम्स, राइट। ये इस तरीके से हमारे पास सर्किट आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 4 + 6 विल बी 10 + 2 विल बी 12 ओम्स। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ई। जब हमारा जो लोड रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है, वो 12 ओम्स का रहेगा, ठीक है, दैट मीन्स जो आर एल है 12 ओम्स का रहेगा, तब हमारा मैक्सिमम पावर इस केस में यहाँ पे डिलीवर होगा। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इस केस में भी एक फॉर्मूला बनता है पी मैक्स का, जो होता है हमारे पास में VTH² / 4RTH। ओके, ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ गाइस, जिस तरीके से आप टेक्निकल को प्रिपेयर करेंगे उस तरीके से नॉन टेक्निकल को आपको प्रिपेयर करना अच्छी तरीके से आना चाहिए, ठीक है। और होता क्या है कि इस केस में हमारे पास एप्टीट्यूड और रीजनिंग को हम लोग काफ़ी स्किप आउट कर देते हैं। उससे के ध्यान में रखते हुए हमने एक महाजनको का AJE के लिए हमने कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन का जो एक कोर्स हमने लॉन्च करके रखा है। नॉन टेक्निकल की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें इंग्लिश में हमने इंक्लूड करा दिया, ठीक है। इस सेशन में हमारे पास में 35 सेशंस मिलने वाले, 15 + 10 सेशन जो है आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के मिलने वाले, 15 टॉपिक वाइज सेशन से। आप देख सकते हो सारे टॉपिक्स के ऊपर ट्रांसको में भी क्वेश्चन पूछे गए थे, और इसी टॉपिक से हमारे ट्रांसको में डेफिनेटली काफी सारे एस्पिरेंट ने अच्छी तरीके से मार्कअप करके है, ठीक है। और साथ साथ 10 मिक्स्ड सेट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेशंस हमने इसमें इंक्लूड करा के रखे, ठीक है। 10 सेट्स ऑफ इंग्लिश है, जिसमें आप ये जो कॉमन IBPS क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ये जो सारे टॉपिक्स है ये हमने कवर अप करा के रखे, आप देख सकते हो, ठीक है। ये 3 सेशन जो है हमने कंबाइंड करा के रखा है, ठीक है। इसका 2.2 आवर का एक सेशन है फर्स्ट, सेकंड सेशन जो है हमारा एक 1 आवर का है। आप देख सकते हो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है गाइस, ठीक है। इसके डेट ऑफ रिलीज भी हमने मेंशन करके रखे। 1 बाय 1 अच्छी तरीके से वॉच करना है, इंग्लिश को बाद में। सबसे पहले तो आपको क्वांट्स को देखना है, ठीक है। ये क्वांट्स के मिक्स्ड सेट ऑफ सेट्स है, ठीक है। ये टोटल इसका टाइमिंग आप देख सकते हो, ये सारे अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हो। इसके पहले एप्टीट्यूड के ये जो सारे टॉपिक्स के इसको अच्छे तरीके से आपको वॉच करना होगा। जो हमने हमारे क्वांट्स के जो 99 रुपीज़ का कोर्स था उसमें भी इंक्लूड करा करके, लेकिन हम लोग इसके अंदर जो नए टॉपिक्स है, मेंसुरेशन हो गया, DI, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डेटा सफिशिएंट, या फिर हमारे पास में नंबर सीरीज वगैरह रहते हैं, ये हम लोग टॉपिक्स के अंदर हम लोग एडिशनली पढ़ा सकते हैं। तो ये कोर्स हमने रिसेंटली लॉन्च किया, ठीक है, 399 रुपीज़ में। इसका अभी भी इसका जो कूपन कोड है हम लोग अवेलेबल करा के रखे, ठीक है। जेनको 40 कूपन कोड, इसको लगा के आप हमारे कोचिफाई के ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है। कोचिफाई को आप डाउनलोड कर सकते हो, तो उसके बाद में आपको जो है उस कोर्स को डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो गाइस। 1 साल के लिए वैलिडिटी आप देख सकते हो यहाँ पे, जो हमने बैनर को बताया था, ठीक है। 1 साल के लिए इसकी वैलिडिटी है, ठीक है। इसमें ई बुक्स और आपको जो वीडियोस है वो मिल जाएगा, ठीक है। हर एक टॉपिक्स के वाइज जितने में हमने मेंशन कर रखे 35 सेशंस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक्स के माध्यम से हमने पढ़ा के रखा। खास बात यह है कि आपको एप्टीट्यूड में जो है जहाँ एनिमेटेड लगता है, जैसे बोर्ड साइंस स्ट्रीम में एनिमेटेड वे में हमने पढ़ाने की कोशिश की है मैक्सिमम। अब जिन्होंने ऑलरेडी 99 रुपीज़ का कोर्स ज्वाइन करके रखा है गाइस, उनके लिए एक चीज़ बताना चाहता हूँ, उनके लिए जेनको 60 कूपन कोड को आपको लगाना है जिन्होंने ऑलरेडी क्वांट्स के कोर्स को ज्वाइन करके रखा है, ठीक है। तो उनको जो कोर्स है वो सिर्फ 199 रुपीज़ में कंप्लीट साल भर के लिए मिल रहा है। और जिन्होंने एप्टीट्यूड के कोर्स को ज्वाइन नहीं किया, जो फ्रेशर्स है, जो न्यू एस्पिरेंट्स है, उनको जेनको 50 इस कूपन कोड को लगा के अब जो 499 का जो हमारा कोर्स है डायरेक्टली 299 रुपीज़ में ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन सारे कोर्सेज को ज्वाइन करना गाइस। आपको 1 बाय 1 जितना भी कॉम्प्रहेंसिव डेटा है हमने कोशिश की कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम डेटा हम लोग वहाँ पे देख सके, ठीक है। सारे लेटेस्ट IBPS ओरिएंटेड क्वेश्चन हमने वहाँ पे उसके अंदर डाल के रखे गए, ठीक है। आपको टेक्निकल के लिए हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs का अगर हम लोग जेनको के लिए प्रिपेयर करें, चाहे वो AE या JE हो, तो आप यहाँ पे सारे जो 16 टॉपिक्स आप इसको देख सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल से लेके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन्स वगैरह, ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लस इसके अंदर हमने एक 100+ क्वेश्चन का सेशन का पार्ट A डाल के रखा है। और हम लोग इसके अंदर 2 सेशन और जो है जनरेशन के टॉपिक को लेके हम लोग पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो ये भी आपको टेक्निकल का कोर्स आपको ज्वाइन करना होगा, तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs का ऐप डाउनलोड करना होगा। और जो नॉन टेक्निकल का हमने रीजनिंग, एप्टीट्यूड का और मराठी का कोर्स अगर आपको ज्वाइन करना होगा, तो नॉन टेक्निकल की प्रिपरेशन
प्रिपरेशन के लिए आप कोचिफाई का भी आप डाउनलोड करके अच्छी तरीके से ज्वाइन करके सारे सेशंस को आप वॉच आउट कीजिएगा क्विकली। कम से कम समय में आपके मैक्सिमम आपकी प्रिपरेशन वहाँ पे हो जाएगी। और अगर आपको इस महाजनको के टेक्निकल के कोर्स को ज्वाइन करना होगा, आप ये सारे टॉपिक्स को एक बार देख लीजिएगा। आप एक बार पॉज करके देख सकते हो, टेलीग्राम पे भी मैंने इसको अपलोड करके रखा है। इस टॉपिक से जैसे मैंने मेंशन किया था कि यूजफुल फॉर महाट्रांसको एग्जामिनेशन में, तो काफ़ी सारे, मैं रिपीटेडली नहीं बोलना चाहता होगा कि काफ़ी सारे जो टॉपिक्स है, ठीक है, जो नेटवर्क फिल्टर्स और ट्रांसमिशन लाइन, इससे हमारे पास में 3 से 4 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। और मल्टीप्लाई अराउंड हमारे पास 30+ क्वेश्चन जो है एज इट इज़ हमारे पास महाट्रांसको के एग्जामिनेशन में रिफ्लेक्ट हुआ है इसी कोर्स से। तो जो आपको महाजनको के लिए भी डेफिनेटली काम में आने वाला है। तो ये रिकॉर्डेड कोर्स है, सारे सेशंस को आप जाके देख सकते हो और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है इस कोर्स को रिगार्डिंग। ध्यान में इसके अंदर हमने एक एडिशनली जो है 100+ क्वेश्चन का एक सेशन गाइस, ठीक है, उसका पार्ट है मैंने अपलोड करा के रखा है, ठीक है, प्लस 2 सेशन जो है आपको जनरेशन जो है, ठीक है, जनरेशन इस टॉपिक से मैं आपको एक्स्ट्रा एडिशनली प्रोवाइड कराने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आपको आई रूल का भी इसके अंदर एक ई बुक प्रोवाइड करा दूंगा। सारे सेशंस की ई बुक भी अवेलेबल है जिससे आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि ट्रांसको के एग्जामिनेशन में आई रूल से भी क्वेश्चन पूछा गया। तो इसको डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा। इसका भी हमने प्राइस सिर्फ 299 रुपीज़ 299 रुपीज़ डाल के रखा है, सो दैट हर एक एस्पिरेंट अच्छी तरीके से उसके प्रिपरेशन कर सके, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसका जो कूपन कोड है, सिमिलर सा कूपन कोड है JNCO40, ठीक है, दोनों पे आपको डाउनलोड करके उसको ज्वाइन करना होगा। सो अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखते हैं अभी हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस को। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द वोल्टेज एंड लोड एंगल ऑफ डैश बस इज नॉर्मली टेकन एज अ 0 फॉर कंडक्टिंग लो लोड फ्लो, ठीक है। जो वोल्टेज और लोड एंगल रहता है हमारे कौन से बस का, स्लैक बस का, ठीक है, वो हम लोग एज अ 0 कंसिडर करते हैं फॉर कंडक्टिंग द लोड फ्लो स्टडीज। अब देखिए गाइस, यहाँ पे 3 तरीके के बसेस रहते हैं। एक तो रहता है हमारे पास स्लैक बस, ठीक है, या फिर हम लोग उसको रेफरेंस बस कहते हैं, ठीक है। दूसरा रहता है हमारे पास में लोड, या फिर हम लोग उसको PQ बस कहते हैं। तीसरा रहता है हमारे पास में PV, या फिर हम लोग उसको जनरेटर बस कहते हैं। अब देखिए गाइस, इसमें भी हमारे पास नोन और अननोन वेरिएबल्स का वैल्यू रहते हैं। स्लैक बस में अगर हम लोग बात करते हैं तो नोन वेरिएबल कौन से रहते हैं, V और डेल, ठीक है। अननोन कौन से रहते हैं हमारे पास में, P और Q, ठीक है। लोड बस की अगर हम लोग बात करते हैं तो PQ हमें पता रहता है, ठीक है। अननोन कौन से रहते हैं हमारे पास में, वो रहते हैं हमारे पास में V और डेल, ठीक है। PV बस की, जनरेटर बस की बात किया जाए तो हमारे पास PV पता रहता है, ठीक है। अननोन कौन से, Q और डेल पता नहीं रहते हैं, अननोन रहते हैं वो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक जो बेसिक सा टेबल है वो भी आपको ध्यान में रखने का, मल्टीपल टाइम्स एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए गाइस, ये अननोन वेरिएबल्स है, ठीक है, और ये हमारे नॉन वेरिएबल्स है, ठीक है। स्लैक बस जिसको हम लोग PQ बस भी कहते हैं, रेफरेंस बस जिसको हम लोग स्लैक बस भी कहते हैं, PV बस मतलब जनरेटर बस, ठीक है। ये बात है आपको ध्यान में रखनी होगी। सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस ऑफ अ ट्रांसफार्मर रेफर टू द सेकेंडरी ऑफ अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज 0.6 एंड 0.8 ओम्स रिस्पेक्टिवली। क्या क्या है बताया गया, ध्यान से देखिएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो है हमारे पास 0.6 एंड इक्विवेलेंट रिएक्टेंस है वो हमारे पास 0.8। वो हमने क्या किया, रेफर किया टू द सेकेंडरी बताया गया ऑफ अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। द वोल्टेज ड्रॉप इन द ट्रांसफार्मर व्हेन सप्लाइंग करंट ऑफ 10 एम्पियर। जो वोल्टेज ड्रॉप रहेगा हमारे पास में ट्रांसफार्मर में जब हम लोग सप्लाई करेंगे करंट 10 एम्पियर का एट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग इज व्हाट, ठीक है। इसका हमें वैल्यू पूछा गया। अब देखिएगा, इससे हम लोग डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हैं। जो हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप रहेगा, ठीक है, अगर मान ली कुछ इस तरीके से हमारे पास में ट्रांसफार्मर हो गया, ओके, ये हो गया हमारे पास इसका इम्पिडेंस पर्टिकुलरली, या फिर हम लोग कह सकते हैं सेपरेटली लिखना चाहे तो ये हमारा रेजिस्टेंस और ये हो गया हमारे पास रिएक्टेंस, ओके। ये रिसीविंग एंड वोल्टेज है और ये सेंडिंग एंड वोल्टेज, ठीक है, सप्लाई वोल्टेज, या फिर हम लोग कह सकते हैं लोड एंड वोल्टेज, ओके। या फिर हम लोग कह सकते हैं इसको डायरेक्टली VP प्राइमरी और इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी VS, राइट। तो अभी दिखेगा यहाँ पे जो इम्पिडेंस है, ओके, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप रहेगा अक्रॉस द इम्पिडेंस Z वो हमें पता करना पड़ेगा, जिससे हम लोग डायरेक्टली इसका जो ड्रॉप है, ठीक है, वो हम लोग निकाल पाएंगे। अब देखिएगा इसको किस तरीके से निकालेंगे। जो वोल्टेज ड्रॉप रहेगा अक्रॉस दिस इम्पिडेंस Z, ठीक है, वो रहेगा हमारे पास VS माइनस VR विल बी इक्वल्स टू IS, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में सप्लाई सेकेंडरी करंट रहेगा IS मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, R cos ऑफ फाई, ठीक है, प्लस माइनस X साइन ऑफ फाई। इस केस में भी, अब देखिए इस केस में भी जो हमारा प्लस रहेगा वो किसके लिए रहेगा, वो रहेगा हमारे पास में लैगिंग के लिए, और जो माइनस रहेगा वो रहेगा हमारे पास में लीडिंग के लिए,
राइट। इसमें हम लोग सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हमारे पास IS का वैल्यू बताया गया है, वो है हमारे पास में 10 एम्पियर्स, ठीक है। 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग की। अब देखिए कुछ वैल्यूज जो है मैं आपको स्टैंडर्ड जो है बता देता हूँ, अगर आप एग्जामिनेशन में ध्यान में रख लीजिएगा, मैं आपको खुद रिकमेंड करूँगा जहाँ पे भी इसका पावर फैक्टर जो है 0.8 होता है, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है, ठीक है। तब आप डायरेक्टली ध्यान में रख लीजिएगा, वहाँ पे sin phi जो रहेगा, ठीक है, वो 0.6 रहती है। ये कुछ कुछ जो वैल्यूज होती है आप डायरेक्टली लर्न भी कर सकते हो, ठीक है। अगर हमारे पास 0.8 है, ऐसा नहीं हमें कहना है कि सर हम लोग sin phi किस तरीके से निकाले, ये जो स्टैंडर्ड वैल्यूज है पावर फैक्टर 0.8 रहता है, तो हमारे पास sin phi का जो वैल्यू 0.6 रहता है, ठीक है। ये हमें भी आता है, और हम लोग जो मल्टीपल एग्जाम देखेंगे तो स्टैंडर्ड वैल्यूज ही कंसिडर करता है एग्जामिनर, ठीक है। तो इसमें IS का जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा हमारे पास 10 मल्टीप्लाइड बाय R। R का वैल्यू कितना है हमारे पास 0.6, 0.6 मल्टीप्लाइड बाय cos phi, उस cos phi का जो वैल्यू है 0.8, ठीक है। प्लस अब लैगिंग का है, हम लोग यहाँ पे प्लस कंसिडर करेंगे। एक्स का वैल्यू हमारे पास में 0.8 और sin phi का जो वैल्यू है हमारे पास में 0.8, ठीक है। sin phi का जो हमारे पास वैल्यू आएगा 0.6 आएगा, राइट। इसको अगर आप सॉल्व कर ले तो यहाँ पे जो डिफरेंस आता है 9.6 वोल्ट का आता है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए, ठीक है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है गाइस, और इस तरीके से फंडामेंटल अगर आपको चीज़ें पता होती है तभी जाकर आप न्यूमेरिकल को भी अप्रोच कर सकते हो। मैं चाहूँगा कि इकोनॉमिक पावर डिस्पैच जो है और जो कुछ कुछ जो जनरेटर लोड शेयरिंग का जो सेशन है हम लोग जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड कर दें, क्योंकि रिसेंटली यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जामिनेशन में, ठीक है। Next question is the ratio of maximum demand on the power station to the rated capacity of the power station is called as maximum demand to the rated capacity of power station is known as a utilization factor. ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। मैं रिकमेंड कॉन्सेक्टिव तीसरे बार आपको कह रहा हूँ कि सेशन जाके देखिएगा। ट्रांसको में इस सेशन से 2 से 3 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। आपने देखा होगा रिजर्व कैपेसिटी किस तरीके से निकालते हैं, लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, डिमांड फैक्टर, ये सारी की जो जानकारी है मैंने इस सेशन के अंदर डाल के रखी है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि इस वीडियो से 2 से 3 प्रश्न जो है एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, और ये पूछे ही जाते कंपलसरीली, और आपके जनरेशन के एग्जामिनेशन में डेफिनेटली जो है गाइस यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज ही मेरे बार वर्ड जो है मार्क करके रख लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, हॉट रिजर्व इज डिफाइंड एज। देखिए हॉट रिजर्व को डिफाइन करते हैं हम लोग ऐसा जनरेटिंग रिजर्व कैपेसिटी जो सर्विस में नहीं है लेकिन ऑपरेशन में, ठीक है। रिजर्व जनरेटिंग कैपेसिटी विच इज नॉट इन सर्विस बट इन ऑपरेशन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें भी हमारे पास में स्पिनिंग रिजर्व का भी वैल्यू पूछा जाता है, जो आंसर डेफिनेशन है वो पूछा जाता है। स्पिनिंग रिजर्व क्या होता है, ऐसी रिजर्व जनरेटिंग कैपेसिटी जो कनेक्टेड है हमारे पास टू द बस, ठीक है, वो और रेडी टू टेक लोड हम लोग कह सकते हैं। रिजर्व जनरेटिंग कैपेसिटी दैट इज कनेक्टेड टू द बस एंड इट विच इज रेडी टू टेक द वेरिएबल लोड्स, ये हम लोग कह सकते हैं स्पिनिंग रिजर्व। उसके बाद में कोल्ड रिजर्व की बात करते तो वो हमारा ऐसे जनरेटिंग कैपेसिटी है जो अवेलेबल है फॉर द सर्विस बट नॉट नॉर्मली रेडी फॉर इमीडिएट लोडिंग, ठीक है। और इसी के साथ हॉट रिजर्व का भी हमें वैल्यू, इसका जो डेफिनेशन है हमें पता होना चाहिए। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देख सकते हैं कोरोना लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास में। द कोरोना लॉस ऑफ 3-फेज ट्रांसमिशन लाइन इज 100 किलोवाट एट 60 किलोवोल्ट पर फेज एंड 25 किलोवाट एट 50 किलोवोल्ट पर फेज। द डिस्ट्रप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज इज व्हाट, ठीक है। अब देखिए गाइस यहाँ पे क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज का वैल्यू हमें पूछा गया, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो वैल्यू है VD से हम लोग डिफाइन करते हैं, ओके। तो जो हमारे पास में कोरोना लॉस का जो फॉर्मूला रहता है वो भी एग्जामिनेशन में बन सकता है, ध्यान में रखिएगा। वो क्या होता है, P लॉस इज इक्वल्स टू नोट डाउन करके चलिएगा 244 डिवाइडेड बाय डेल, ठीक है, इन ब्रैकेट F प्लस 25 मल्टीप्लाइड बाय V माइनस VD। अब जो V है ये हमारे पास में फेज वोल्टेज है, ठीक है, जो RMS में वैल्यू रहती है उसकी, ओके। और VD जो है वो हमारा क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे इन ब्रैकेट ऑफ स्मॉल r बाय d, ठीक है, इनटू 10⁻⁻5 किलोवाट पर किलोमीटर पर फेज, ओके। तो ये था हमारा डायरेक्टली फॉर्मूला गाइस, ओके, कोरोना लॉस का। अब देखिए जो ये हमारे पास पावर लॉस होता है वो हम लोग डायरेक्टली देख सकते हैं कि ये डिपेंडेंट है हमारे, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V माइनस VD होल स्क्वायर, ठीक है। हमें बाकी वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, ओके। हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेशन निकाल सकते हैं 60 किलो वोल्ट पर फेस पे, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास P लॉस आ रहा है वो है हमारे पास में 100 किलोवाट,
ओके, तो हमारे पास में 50 किलो वोल्ट पर फेज पे जो हमारे पास पावर लॉस आ रहा है, ठीक है, वो आ रहा है 25 किलो वाट का। इससे हम लोग रिलेशन भी निकाल सकते हैं। दैट मीन्स अब देखिए फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, फर्स्ट केस में जो है हमारे पास में ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। 100 इज डायरेक्टली, जब हमने डायरेक्टली पी लॉस का यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 100 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 60 जो हमारे पास सप्लाई वोल्टेज का वैल्यू था हमारे पास इनिशियली 60 किलो वोल्ट पर फेज, 60 माइनस VD होल स्क्वायर। सेकंड केस में क्या हो रहा है, उस केस में हमारे पास है लॉस कितना है 25 विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 50 माइनस VD होल स्क्वायर, राइट, 50 माइनस VD होल स्क्वायर। अब देखिएगा इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। लेट्स टेक द ग्रीन कलर। रिलेशन हम लोग निकाल सकते हैं 100 डिवाइडेड बाय 25 विच इज इक्वल टू 60 माइनस VD होल स्क्वायर अपॉन, ठीक है, 50 माइनस VD होल स्क्वायर, राइट। तो जो होल स्क्वायर है गाइस, अगर हम लोग यहाँ पे 4 ले लिया, ठीक है, तो ये अगर हम लोग इसको अंडर रूट करा दिए तो अंडर रूट ऑफ 4 विल बी इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू कितना रहेगा 60 और यहाँ पे रहेगा 50 गाइस, सिंपल है। 60 माइनस VD, 50 माइनस VD रहेगा इस केस में। तो इसको अगर हम लोग कंप्लीटली सॉल्व करते तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 2, ठीक है, और 2 इंटू इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास डायरेक्टली इसका वैल्यू आ जाता है 40 किलो वोल्ट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना रहता है। जनरली क्या हो सकता है एग्जामिनेशन में ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, आपको फॉर्मूला भी डेफिनेटली एग्जामिनेशन में पूछा सकता है। होता क्या है R/D², ठीक है, या फिर कह सकते हैं R²/D² या फिर R²/D², इस तरीके से ऑप्शन में दिखा सकता है, ठीक है। ये स्क्वायर था, यहाँ पे गलती से मिट गया होगा, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला के एग्जामिनेशन में ऐसे पूछा सकता है। जैसे मैं आपको ZPO का फॉर्मूला बताया था एज इज एग्जामिनेशन के पहले 1-2 दिन पहले, वही सेम आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये सारे फॉर्मूलाज भी आपको नोट डाउन करते हुए चलना है, ठीक है। सो बढ़ते अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, कंसिडर द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन फॉर अ कंट्रोल सिस्टम गिवन बाय S³ माइनस S³ माइनस 5S² माइनस 3S प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ओके, तो हमें नंबर ऑफ रूट्स पूछा गया इन द राइट हाफ ऑफ अ एस प्लेन, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ जितने नंबर ऑफ साइन चेंज रहेंगे, ठीक है, जितने नंबर ऑफ साइन चेंज रहेंगे राइट हैंड ऑफ द एस प्लेन, ठीक है, वो हमें बताएंगे नंबर ऑफ रूट्स लाइंग इन द राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन, ठीक है। तो हम लोग इसको राउट्स क्राइटेरिया से भी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। S³ S², ठीक है, S⁻1 एंड S⁻0, ठीक है। हम लोग यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पे कितना है 3, -3, यहाँ पे हो जाएगा -5, ये हो गया इसका 2, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते गए, ठीक है, -5 इंटू -3, ठीक है, -5 इंटू -3, ठीक है, माइनस ऑफ 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2 डिवाइड बाय हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे -5। ओके, तो इसका जो वैल्यू आएगा ये आएगा हमारे पास यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं डायरेक्टली, ये आएगा हमारे पास 2.6 -2.6। ओके, और फिर से हम लोग यहाँ पे अगर वैल्यू निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2। सिंपली उसका कोफिशिएंट निकालते हैं हम लोग। किस तरीके रिजॉल्व करना ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। ओके, देखिए यहाँ पे जो साइन चेंज हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ पे +2 नेगेटिव, एक साइन चेंज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे माइनस से फिर से हमारे पास में जो है अब प्लस, यहाँ पे -2.6 है और यहाँ पे +2 आया, तो 2 साइन चेंजेस है। तो 2 साइन चेंज मतलब है कि यहाँ पे 2 पोल्स लाई कर रहे हैं राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक हाथ क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी एग्जामिनेशन में बन सकता है। सो बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, हाउ मच द लोड करंट विल 900 मेगावाट स्टार कनेक्टेड 3 फेज अल्टरनेटर विद अ वोल्टेज ऑफ 5 किलोवोल्ट पर फेज डिलीवर व्हेन द फुल लोड इज सप्लाइड एट अ 0.6 पावर फैक्टर लैगिंग, ठीक है। तो देखिएगा इस यहाँ पे हमारे पास में सिर्फ कितना क्या पूछा गया है, हाउ मच द लोड करंट विल डिलीवर, ठीक है, हाउ मच द लोड करंट ऑफ अ 900 मेगावाट स्टार कनेक्टेड 3 फेज अल्टरनेटर जिसका वोल्टेज है 5 किलोवोल्ट पर फेज डिलीवर करेगा जब हमारा फुल लोड सप्लाई होगा 0.6 पावर फैक्टर लैगिंग पे। ओके, सिंपल है गाइस, फॉर्मूला हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इस केस में 3VPH इंटू IPH मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ 5। ओके, अब देखिएगा P कितना है हमारे पास 900 इंटू 10⁻6 विच इज इक्वल्स टू 3 इंटू 5 इंटू
10⁻3, ठीक है, 3 × 5 × 10⁻3 वोल्टेज है हमारे पास, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय हमें IPH का वैल्यू निकाला, IPH cos फाई का भी वैल्यू हमारे पास डायरेक्टली बताया गया, 0.6 हो जाएगा इस केस में। अब देखिएगा स्टार का रेस में जो है VL इज क्या आता है √3 VPH, ठीक है, और IL इज IPH ही रहता है, ठीक है। तो हम लोग इसको एक तो ऐसे भी लिख सकते हैं √3 VL IL देखिए √3 VL IL इंटू cos फाई, ठीक है, या फिर हम लोग इसको 3 VPH इंटू IPH cos फाई इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वन एंड द सेम थिंग। तो यहाँ पे IPH की वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 900 से 900 को ये सारे जो वैल्यूज है वो डिवाइड करने पड़ेंगे, उसका जो वैल्यू आता है वो आएगा हमारे पास 400 किलो एम्पियर्स। ऑप्शन जो है इस केस में हमारा सी यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा, इस देखिएगा, ठीक है। इस तरीके से न्यूमेरिकल्स को अप्रोच करना आपको डेफिनेटली आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ऑप्शन देखिए क्वेश्चन है एन एक्साइटर फॉर अ टर्बो जनरेटर इज डैश, ठीक है। जो टर्बो जनरेटर के लिए एक्साइटर यूज किया जाता है हमारे पास ऑप्शन में है हमारे अलग अलग सीरीज जनरेटर यूज किया जाता है, कंपाउंड जनरेटर, सेपरेटली एक्साइटर जनरेटर या फिर शंट जनरेटर। अब देखिएगा टर्बो जनरेटर की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे जो एक्साइटर यूज किया जाता है वो रहता है हमारे पास शंट जनरेटर गाइस ओनली। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, दैट मीन्स ओनली 4 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ऐसे ही क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी जरूर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द VI characteristics of a DC series generator are given in the following figure. Choose an appropriate label for the three plots. क्वेश्चन को लाने का मकसद यही कि आपको डायरेक्टली इस तरीके से ब्लैंक्स जो है कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जा सकती है और आपको पूछा जा सकता है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, या फिर आपको डायरेक्टली 1, 2 या 3 में क्या होता है, या फिर तीनों की भी वैल्यू जैसे हमने अभी आपको पूछी है। अब देखिएगा यहाँ पे अगर हमारे पास सबसे पहला अगर हम लोग ग्राफ देखते हैं, ये जो फर्स्ट ग्राफ है, ठीक है, ये हमारे पास में ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर हम लोग कह सकते हैं ओपन इसका जो वैल्यू रहेगा ये रहेगा बिटवीन द, ठीक है, E0 IF, ठीक है। दैट मीन्स ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं, ठीक है, या फिर नो लोड सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं। ये रिलेशन किसके बीच में रहता है E0, दैट मीन्स हमारा वो जनरेटेड EMF एट नो लोड वर्सेस फील्ड करंट, ठीक है। ये भी आपको वैल्यूज पता होना जरूरी है, ठीक है। ये ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। दूसरी जो है ये हमारे पास में इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स है सेकंड, ठीक है। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है जनरेटेड EMF वर्सेस आर्मेचर करंट, ठीक है। उसके बीच में हम लोग प्लॉट करते हैं, डेफिनेटली नोट डाउन करके चलेगा, एग्जामिनेशन में पूछा था। और थर्ड जो है ये होता है हमारे पास में एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स के, ये एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ओके। जो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स है बिटवीन वोल्टेज एंड लोड करंट के बीच में रहता है प्लॉट किया, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी। फर्स्ट इज OCC, सेकंड इज इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स, थर्ड वन इज एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये किसके बीच में प्लॉट किया जाता है उसको भी एग्जामिनेशन में बनता है। अब देखिए एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स को, ठीक है, कहाँ पे गया, ऑप्शन बी देखिए, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स को ही हमारा दूसरा नाम क्या रहता है, वो रहता है हमारे पास में परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं, या फिर हम लोग लोड कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं, ठीक है। ध्यान में रख लीजिएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन ऑफ द सेशन डिस्कस करेंगे। रूट लोसाई स्टार्ट्स फ्रॉम डैश एंड टर्मिनेट्स एट डैश। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। रूट लोको जो होता है वो स्टार्ट होता है हमारे पोल से और टर्मिनेट होता है जीरोस पे। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। क्वेश्चन को समझने का यही मतलब था कि आपको ऐसे ऑप्शन रह सकते हैं कि रूट लोकस स्टार्ट होता है पोल से, ओरिजिन से, जीरो से, ठीक है। एग्जामिनेशन में डेफिनेटली कंफ्यूज होता है अगर और 1 से 2 मिनट आप यहाँ पे आपका स्पेंड करा देते हो, तो आपको अच्छी तरीके से चीज़ें पता होना जरूरी है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर आपको सेशन पसंद है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQ उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस, ठीक है। अगर आपको नॉन टेक्निकल को सेपरेटली प्रिपेयर करना है, जैसे रीजनिंग को, मराठी को और कॉन्ट्स को, तो आप हर एक कोर्सेस 99 रुपीज़ में सेपरेटली ज्वाइन कर सकते हो, बाय कर सकते हो हमारे एप्लीकेशन कोचिफाई पे, ठीक है। ये हमारे नॉन टेक्निकल का एप्लीकेशन जो है कोचिफाई पे, और हमारा चैनल भी है कोचिफाई पे, जहाँ पे हम लोग करंट अफेयर्स और जीके के सेशंस आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। वहाँ पे आप इस कोर्स को, उसके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। हर एक कोर्स जो है 99 रुपीज़ में कंप्लीट एक साल भर के लिए अवेलेबल है, आपके हर एक एग्जामिनेशन के लिए काम है, चाहे वो जन को हो, चाहे वो आपके ट्रांस को, या फिर जो कोई भी एग्जामिनेशन आपको आती है। रीजनिंग और एप्टीट्यूड ये तो मैं कंपलसरी कहूँगा आपको जेनको को प्रिपेयर करने के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग में जो भी कॉन्सेप्ट बताए थे मैम ने यहाँ पे, ये सारे जो है आपको ट्रांसको के एग्जामिनेशन में पूछे गए थे, ठीक है। तो आप डेफिनेटली इसको ज्वाइन कीजिएगा। नेक्स्ट सेशन के लिए मैं क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल मैंने डाल के रखा है, इसका करेक्ट आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलेगा।
इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा और हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो और कोचिंग को भी यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। कोई भी रिसेंट सेशन देखना होगा तो आप डायरेक्टली क्लिक करके उसको जाके वॉच कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइस। नया सेशन कौन से टॉपिक पे चाहिए जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अभी हमारे नेक्स्ट सेशन में।